जीपी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो चलिए शानदार सेशन को हम स्टार्ट करते हैं एक शानदार मोटिवेशन के साथ। क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा, बढ़ते रहे मंजिल की ओर हम, कुछ ना मिला तो क्या, तजुर्बा तो नया होगा। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवाद और राष्ट्र की एकता और अखंडता वाक्यांश किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए। अगर हम बात करें संविधान की प्रस्तावना में अब तक एक बार संशोधन किया गया है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत, जब ये धर्मनिरपेक्ष समाजवाद जैसे शब्द जोड़े गए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। सर 42वां संविधान संशोधन के अंदर मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा गया है, जो भाग 4A 51A में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर लागू किया गया है। ये जो है सर वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? 11 है, और इसे 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, ये हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के किस राज्य में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? अगर हम बात करें तो सर जनता पार्टी की सरकार पहली बार किस राज्य में बनी थी? तो हमारा राज्य है केरल। कौन सा राज्य है सर? केरल राज्य में पहली बार जनता पार्टी की सरकार बनी थी। सर इन्हीं के शासनकाल में जब जनता पार्टी की सरकार थी तब रोलिंग प्लान आया था। तो भारत में केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार 1977 में जनता दल के नेतृत्व में बनी थी, और इस समय जो हमारे प्रधानमंत्री बने थे कौन थे? मोरारजी देसाई, जो जनता पार्टी के से थे और ये प्रधानमंत्री बने थे। इन्होंने सर्वाधिक बार बजट पेश किया, किसने? मोरारजी देसाई ने। और मोरारजी देसाई के जो समाधि स्थल है उसे हम क्या बोलते हैं? अभय घाट। क्या बोलते हैं? अभय घाट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? अगर हम बात करें राष्ट्रीय आपातकाल, ये भारत के संविधान में कहां से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। सर राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपातकाल की घोषणा करता है, देखिए संविधान में। तो सर 352 ये राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। 356 राष्ट्रपति शासन, सर कब लगाया जाता है? जब हमारे देश के अंदर आंतरिक अशांति हो जाती है तब हम राष्ट्रपति शासन लगाते हैं। 360 वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया। यहां बोल रहा है नेशनल इमरजेंसी, तो यहां हो जाएगा हमारा कौन सा? 356 ये राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। और वर्तमान में हमारा मणिपुर राज्य है, यहां पर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। 360 सर ये वित्तीय आपातकाल, जो कि अभी तक भारत में एक बार भी नहीं लगा है। तो राष्ट्रपति शासन सर्वाधिक बार किस राज्य में लगा है? पंजाब में। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। अब 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर किया जा चुका है। 1962 में भारत और चीन युद्ध के समय, 1971 में जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ यानी भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, और 1975 में आंतरिक अशांति के कारण ये 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल भारत में लगाया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में उल्लेख नहीं है। अब इसमें बताना है कि सर जो हमारा 7th जो हमारा क्या है अनुसूची है, उसमें जो संघ सूची यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट है, तो हमसे यहां पर किसकी बात कर रहा है? यूनियन लिस्ट में कौन सा शामिल नहीं है? बैंकिंग, बीमा, जनगणना और गैस। सर जो सेंसेक्स है, जनगणना, ये किसका विषय है? ये संघ सूची का विषय है। लेकिन अगर हम बात करें जनसंख्या की, किसकी बात करें? जनसंख्या और जनगणना दोनों अलग अलग चीजें हैं। सर बैंकिंग है, बीमा है, जनगणना है, जो हमारा गैस है ये संघ सूची का विषय नहीं है। तो संघ सूची के विषय कौन कौन से हैं? सर रक्षा, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, एटॉमिक एनर्जी, रेलवे, बैंकिंग, जनगणना और विदेशी ऋण बीमा, ये सारे के सारे संघ सूची से संबंधित है। अगर हम बात करें
संघ सूची में, संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? तो संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय हैं। कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। अगर राज्य सूची की बात करेंगे तो राज्य सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? 61 विषय हैं। और अगर बात करें हम समवर्ती सूची में, समवर्ती यानी कॉन्करेंट लिस्ट में, तो इस समय 52 विषय हैं। कितने विषय हैं? 52 विषय। ये किस अनुसूची से संबंधित है? 7वीं अनुसूची। आप लोग बताइए कि जो हमारा 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो सर ये भाषाओं से संबंधित है। किससे? संविधान में वर्णित भाषाओं से। और वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। कितनी? 22 भाषाएं हैं। सर बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को 86वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया। चलिए, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अगर हम बात करें नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसे क्या कहा जाता है? इसे थिंक टैंक के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इसे थिंक टैंक के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना कब हुई? सभी लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए नीति आयोग की स्थापना। तो नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। सर इसका अध्यक्ष कौन होता है? अगर हम नीति आयोग के अध्यक्ष की बात करेंगे तो ये होते हैं भारत के जो प्रधानमंत्री, इसके अध्यक्ष होते हैं। जब नीति आयोग बना तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो अगर बोला जाए नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो नरेंद्र मोदी। कौन थे? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। सर इनका संबंध किस संसदीय क्षेत्र से है? तो इनका संबंध है वाराणसी संसदीय क्षेत्र से। तो नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन थे? भारतीय अमेरिकी अर्थशास्त्री अरविंद पनगड़िया को 2015 में नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना हुई 1 जनवरी 2015 को। कब हुई? 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन बेरी इसके वर्तमान उपाध्यक्ष है। कौन है? वर्तमान इसके उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। चलिए, रघुराम राजन, ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर कौन है? रघुराम राजन। क्वेश्चन नंबर 6, सदस्य ना होते हुए निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन की कार्रवाई में हिस्सा ले सकता है मत देने के अधिकार के बिना? तो सर जो हमारा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, जो भारत का महान्यायवादी होता है, वो भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है और इस संसद के किसी सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है, लेकिन इसे वोट देने का अधिकार नहीं है। अगर हम बात करें कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सर इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 148 में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। महान्यायवादी को भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी माना जाता है। संविधान का अनुच्छेद 76 महान्यायवादी से संबंधित है। महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की और संसद के किसी भी समिति की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार है, जिसका सदस्य नामित किया जा सकता है, लेकिन वोट देने के अधिकार के बिना। इसे वोट देने का अधिकार नहीं है। चलिए, अगर हम बात करें अटॉर्नी जनरल, अगर हम बात करें महाधिवक्ता की, आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिए कि सर महाधिवक्ता का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? महाधिवक्ता, जैसे सर केंद्र सरकार में महान्यायवादी होता है, उसी प्रकार जो हमारा राज्य की सरकार में क्या होता है? महाधिवक्ता। इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। सर इसका वर्णन अनुच्छेद 165 में किया गया है। एडवोकेट जनरल, इसे हम क्या बोलते हैं? एडवोकेट जनरल। क्वेश्चन नंबर 7, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की? अभिनव भारत की स्थापना 1904 में किसने की थी? बीडी सावरकर ने। किसने किया था? बीडी सावरकर ने। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। स्वराज पार्टी। अगर हम बात करें भगत सिंह, इनका संबंध किससे है? इन्हें शहीद आजम के नाम से जाना जाता है। इनका संबंध है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 में किसने की थी? भगत सिंह ने की थी। बीडी सावरकर को काला पानी की सजा, इनको कहां रखा गया था? सेल्युलर जेल, जो कहां स्थित है? अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इन्होंंने पुस्तक लिखी थी द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, पुस्तक किसने लिखी थी? बीडी
सावरकर ने। 1904 में इसने अभिनव भारत की स्थापना की थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष भारत सेवक मंडल सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? अगर गोपाल कृष्ण गोखले की बात करेंगे तो ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु रहे। इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब की? 1905 में। कब किया? 1905 में। 16 अक्टूबर 1905 को ये क्या हुआ? बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, बंग भंग आंदोलन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की। गोखले को महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में जाना जाता है। 1905 में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया। 1926 में भगत सिंह ने नौजवान सभा भारत की युवा सोसाइटी की स्थापना की और 1928 में HSRA की स्थापना किसने की? भगत सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय सिविल सेवा ICS में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? तो ICS भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। लाला लाजपत राय का संबंध साइमन कमीशन के विरोध से, इन्हें क्या कहा जाता है? पंजाब केसरी। किस नाम से जाना जाता है? पंजाब केसरी। ये गरम दल के नेता हैं। अगर हम बात करें सरोजिनी नायडू की, तो ये भारत की पहली महिला राज्यपाल रही है। कहां की? उत्तर प्रदेश की। और 1925 में इन्होंने कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और पहली भारतीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रही हैं? सरोजिनी नायडू। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10, बताइए सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव, ये सिखों के 5वें गुरु थे। 5वें गुरु थे। बताइए गुरु अर्जुन देव को किसने मरवाया था? गुरु अर्जुन देव को किसने मरवाया था? तो सर सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। और इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। सर कब? 1699 में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? अगर हम बात करें भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी, तो ये किया था किसने? पुर्तगालियों ने। किसने किया था? पुर्तगालियों में। सर वो पहला पुर्तगाली कौन था? वास्को डिगामा था, जो केप ऑफ गुड होप के रास्ते से भारत आया था। कब सर? 1498 में। और उसका स्वागत किसने किया था? जमोरी ने स्वागत किया था। अमेरिका की खोज किसने की? तो कोलंबस ने। अमेरिका की खोज किसने की? अमेरिका की खोज कोलंबस ने किया था। कोलंबस ने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? दीन ए इलाही का मतलब होता है कि जो ईश्वर है सभी का क्या है? भगवान सभी का एक है। इसका मतलब होता है दीन ए इलाही, मतलब अल्लाह सभी के लिए क्या है? एक समान है। ये किसने शुरू किया था? अकबर ने। कब शुरू किया? ये शुरू किया था 1582 में। कब शुरू किया? 1582 में। अगर हम बात करें जहांगीर ने, तो जहांगीर ने झरोखा दर्शन शुरू किया था और इसने यमुना नदी के किनारे न्याय की जंजीर लगाई थी। किसने? जहांगीर ने। सर जहांगीर की पत्नी कौन थी? नूरजहां। कौन थी? नूरजहां। और जो नूरजहां की मां थी, उसने सबसे पहले इत्र की खोज किसने की थी? तो नूरजहां की मां यानी जहांगीर की सास ने। अगर हम बात करें शाहजहां, तो शाहजहां ने आगरा का ताजमहल बनवाया। आगरा का ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां ने। तो आगरा के ताजमहल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में कब शामिल किया गया? ये कमेंट बॉक्स में छापना है। सर इसका वास्तुकार कौन था? आगरा ताजमहल का वास्तुकार कौन था? तो यह था उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी। लाहौरी इसका वास्तुकार था। चलिए आगे चलेंगे। तो इसने देखिए सबसे पहले तीर्थ कर को रद्द किया 1563 में, जजिया कर समाप्त किया 1564 में, दास प्रथा का अंत किया और 1582 में इसने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 13, 1565 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। बाबर और इब्राहिम लोधी। सर दिल्ली सल्तनत का पहला राजा था जो युद्ध में मारा गया, कौन था? इब्राहिम लोधी।
पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1556 में। किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच। आपको कमेंट बॉक्स में छापना है कि अकबर का संरक्षक कौन था। अकबर का संरक्षक कौन था? जो अकबर का देख रेख करता था, तो अकबर का संरक्षक था। खानवा का युद्ध कब हुआ? सर 26 में पानीपत का युद्ध, 27 में खानवा का युद्ध। इस युद्ध में बाबर ने किस पद्धति का उपयोग किया था? तुलगमा युद्ध पद्धति का उपयोग किया था और इसने गाजी की उपाधि धारण की थी। किसकी? गाजी की उपाधि धारण की। तलीकोटा का युद्ध कब हुआ? 1565 में तलीकोटा का युद्ध हुआ और ये विजयनगर साम्राज्य की पतन का कारण कौन सा है? तलीकोटा का युद्ध है। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। अकबर का संरक्षक कौन था? सर ये था बैरम खान। कौन था? बैरम खां। अकबर का जन्म 1542 में कहां हुआ था? अमरकोट के बीरसाल के महल में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 23 जनवरी 1565 को बीजापुर के दक्षिण पूर्वी स्थान पर लड़ी गई थी, जो अब उत्तरी कर्नाटक राज्य में है। तलीकोटा की लड़ाई विजय नगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच लड़ी गई थी। इस लड़ाई को आमतौर पर विजयनगर साम्राज्य के अंत का प्रतीक माना जाता है। हरिहर और बुक्का, इन दोनों भाइयों ने 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने। आपको बताना है कि विजयनगर साम्राज्य का शक्तिशाली शासक कौन था? शक्तिशाली शासक कौन था? तो वो था कृष्णदेव राय। कौन था? कृष्णदेव राय। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, आमुक्त मालदा। क्या लिखी थी? आमुक्त मालदा पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखा था कृष्णदेव राय ने। किसने लिखा था? कृष्णदेव राय ने। एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 15, इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अब हमें बात कर रहा है इंपीरियल बैंक की। सर पहले जो हमारा स्टेट बैंक है, इसे किस नाम से जाना जाता है? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो इसकी स्थापना कब की गई? इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 में की गई और इसके बाद 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और उसे किसके नाम से जाना गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। तो देखिए, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 27 जनवरी 1921 को हुई थी। 1 जुलाई 1955 को देश के प्रमुख वाणिज्यिक बैंक के रूप में इंपीरियल बैंक को भारतीय स्टेट बैंक बनाने का लिए राष्ट्रीयकरण किया गया। अब देखिएगा, अगर हम बात करें तो 1 जुलाई 1955 को किसकी स्थापना हुई? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, एसबीआई की स्थापना हुई 1 जुलाई 1955 को। 1 जुलाई 1955 को। अगर हम बात करें आरबीआई की स्थापना कब हुई? आरबीआई की स्थापना, सर आरबीआई की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को। कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई। सर एक्ट कब का है? सर एक्ट है 1934 का। एक्ट कब का है? 1934 का। लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 1935 को। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई? अगर हमसे पूछ रहा है व्हेन वाज द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश? सर दो चीजें याद रखना, एक नाबार्ड और सेबी। तो सेबी की स्थापना कब हुई? सभी लोग कमेंट बॉक्स में छापिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सेबी। कई बार बताया जा चुका है कि सर इसकी स्थापना कब हुई? 12 अप्रैल 1988 को। कब हुई? 12 अप्रैल 1988 को। सर इसका मुख्यालय कहां है? मुंबई में। तो 1992, 1993 इसकी स्थापना हुई 1988 में। सर ये एक्ट कब का है? 1992 का। एक्ट कब का है? 1992 का। विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर किस झील पर स्थित है? तो विच लेक इज वर्ल्ड ओनली फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस लोकेटेड? सर चिल्का झील कहां स्थित है? उड़ीसा में। सर ये भारत का पहला रामसर साइट है। कौन सा? चिल्का झील। सर बुलर झील कहां है? जम्मू कश्मीर में। बुलर झील कहां है? जम्मू कश्मीर। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। सर लोकटक झील कहां है? मणिपुर में। कहां पर है? लोकटक झील मणिपुर में है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर कहां पर है? डल झील। कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। तो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर डल झील पर स्थित है
और यह कहाँ स्थित है? श्रीनगर। सर श्रीनगर क्या है? जम्मू कश्मीर की राजधानी है। इसे एक हाउस बोट पर बनाया गया है और यह डल झील के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। तो लोकटक झील, लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर पर। बुलर झील जम्मू कश्मीर पर। चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा पर। भारत का पहली रामसर साइट है, क्या है? पहला रामसर साइट। सर रामसर साइट का संबंध किससे है? आर्द्र भूमि से। वर्तमान में कितने रामसर साइट हैं? कमेंट बॉक्स में छापना है। वर्तमान में 89 रामसर साइट हैं। सर पहले कितने थे? सर पहले थे 85 और 4 नए रामसर साइट। सर 2 तमिलनाडु, 1 सिक्किम और 1 हमारा उत्तर कहाँ का? झारखंड में। कौन सा है? उधवा। और सिक्किम का कौन सा है? जल्दी बताइए। सिक्किम का कौन सा है? सरकाकोट्टाई। फिर थिंगल और सरकाकोट्टाई कहाँ का है? तमिलनाडु का। और कौन सा? खेचुरेपल्ली वेटलैंड कहाँ का है? सिक्किम का। 4 नए शामिल किए गए हैं। हर वर्ष आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। दूसरी योजना में किसको प्राथमिकता दी गई? व्हाट डिड द सेकंड प्लान गिव प्रायोरिटी टू? सर पहली जो 5 ईयर प्लान था, पहली पंचवर्षीय योजना में किसको? कृषि को। किसको दिया गया? कृषि को। किस मॉडल पर आधारित था? हेरोल्ड डोमर मॉडल पर। किस पर? हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। सर दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग पर किस पर जोर दिया गया? भारी उद्योग पर। सर ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। किस पर? पीसी महालनोबिस मॉडल पर। पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। सर तीसरा जो पंचवर्षीय योजना है वो कृषि पर आधारित था। किस पर? कृषि पर आधारित था। किस पर? गॉडविल योजना। किसके आधारित पर? गॉडविल योजना पर आधारित था। सर जो सेवाएं होती हैं ये तृतीयक श्रेणी में आती है। तो पहली श्रेणी में कौन आता है? कृषि। दूसरी श्रेणी में कौन आते हैं? भारी उद्योग। और तीसरी क्षेत्र में क्या आते हैं? सेवाएं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो सभी भारी उद्योग कब लगाए गए? दूसरी पंचवर्षीय योजना में। अगर आपसे पूछा जाए कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? गरीबी हटाओ का नारा, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो ये गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने दिया था। कौन सी पंचवर्षीय योजना? तो ये थी 5वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी थी? 5वीं पंचवर्षीय योजना। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आखिरी पंचवर्षीय योजना की अवधि कब थी? सर कितनी पंचवर्षीय योजना लाई गई? 12वीं। तो जो 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी वो थी 2012 से 2017 तक, लेकिन इसे 2015 में ही रोक दिया गया और पंचवर्षीय योजना के स्थान पर क्या लाया गया? नीति आयोग की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? नीति आयोग की स्थापना की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। मध्यराति सूर्य का अर्थ क्या है? व्हाट डज मीन मिडनाइट सन? सर इवनिंग लाइट, राइजिंग सन, बहुत चमकदार चंद्रमा, वेरी ब्राइट मून और सनशाइन फॉर अ लॉन्ग टाइम इन द पोलर सर्कल। सर मध्य रात्रि के सूर्य का अर्थ है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सर उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है? जापान को। किसे कहा जाता है? जापान को। अगर हम बात करें उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है? जापान को। डूबते सूरज का देश किसे कहा जाता है? ब्रिटेन को। मध्य रात्रि का सूर्य किसे कहा जाता है? तो मध्य रात्रि का सूर्य कहा जाता है नॉर्वे को। किसको कहा जाता है? नॉर्वे को। चलिए आगे चलेंगे। मध्य रात्रि सूर्य एक प्राकृतिक घटना है जो ग्रीष्म काल में उच्च अक्षांश ध्रुवीय वृत्त पर देखी जाती है। इस दौरान सूर्य इन अक्षांशों पर उस समय भी चमकता है जब पृथ्वी के अन्य भागों में मध्य रात्रि का समय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? अगर हमसे बोला जाए कि सर कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं है, सभी को करेक्ट आंसर छापना है। गलत आंसर किसी का नहीं आना चाहिए। सर अगर हम बात करें मंगल के 2 उपग्रह हैं। कौन से? मंगल के 2 उपग्रह हैं। कौन से? फोबोस और डिबोस। कौन से हैं? फोबोस और डिबोस। अगर आपसे बोला जाए कि सर सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, तो वह हमारा डिबोस। किसका? मंगल का। सर सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? तो सर्वाधिक उपग्रह किसके हैं? शनि के। सर्वाधिक उपग्रह किसके हैं? शनि के। और सर सर्वाधिक वलय कहां पाए जाते हैं? शनि के। सर सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। कौन सा है?
बृहस्पति। सर एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह वो है हमारा चंद्रमा। एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। तो ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है? सर जो बुध और शुक्र है, यानी मरकरी और जो वीनस हैं, इनके कोई भी उपग्रह नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। शुक्र और बुध ऐसे दो ग्रह हैं जिनके चारों ओर एक भी प्राकृतिक चंद्रमा नहीं है। रोमन देवता बुध के नाम पर रखे गए इस ग्रह की सूर्य के सबसे निकट होने के कारण सूर्य के चारों ओर परिक्रमा अवधि सबसे छोटी है। किसकी बात कर रहा है? बुध। तो सर सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा कौन करता है? तो ये बुध करता है। कितने दिन में? सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा कौन करता है? बुध। कितने दिन में? कमेंट बॉक्स में छापना है। कौन करता है? बुध। 88 डेज में। कितने दिन में? 88 दिन में। कितने दिन में? 88 दिन में बुध सूर्य की परिक्रमा करता है। अगर हम बात करें शुक्र की, तो सर इसे क्या कहा जाता है? पृथ्वी की जुड़वा बहन। पृथ्वी की जुड़वा बहन, भोर का तारा, सुबह का तारा, ये सब किसको कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। चलिए मंगल को क्या कहा जाता है? सर मंगल को लाल ग्रह, रेड प्लैनेट कहा जाता है। लाल ग्रह कहा जाता है। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसे मापन के लिए किया जाता है? सर अगर हम बात करें रिएक्टर स्केल, तो सर पहले तो बात होती है भूकंप की। किसकी? अर्थक्वेक की। तो भूकंप मापने का यंत्र कौन सा है? कमेंट बॉक्स में छापिए आप लोग। भूकंप मापने का यंत्र कौन सा है? हमसे पूछा रिएक्टर स्केल। सर भूकंप मापने का यंत्र अलग होता है और जो इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक है वो मापने का यंत्र अलग होता है। तो जो भूकंप की तीव्रता मापता है उसे हम बोलते हैं रिएक्टर स्केल। क्या बोलते हैं? रिएक्टर स्केल। तो भूकंप मापने का यंत्र क्या है? सिस्मोग्राफ। कौन सा है? सिस्मोग्राफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है? सिस्मोग्राफ। सर वायु का वेग कौन मापता है? एनीमोमीटर। कौन मापता है? एनीमोमीटर। क्या मापता है? वायु का वेग। सर तरल का घनत्व कौन मापता? हाइड्रोमीटर। कौन मापता है? हाइड्रोमीटर। सर वायु की आर्द्रता कौन मापता है? हाइग्रोमीटर। कौन मापता है? हाइग्रोमीटर। सर दूध की शुद्धता कौन मापता है? कमेंट बॉक्स में छापिए। दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र कौन सा है? दूध की शुद्धता। सर रक्तदाब, ब्लड प्रेशर कौन मापता है? कमेंट बॉक्स में छापिए। और चली गई दूरी कौन मापता है? चली गई दूरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। रिएक्टर स्केल एक ऐसा पैमाना है जो भूकंप माप से संबंधित है और रिएक्टर स्केल का फार्मूला भूकंप की तीव्रता को मापता है। चलिए तो दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर। किससे मापते हैं? लैक्टोमीटर। वेरी गुड। सर रक्तदाब स्फैग्मो मैनोमीटर। मैनोमीटर से क्या मापते हैं? ब्लड प्रेशर। सर ये कितना होता है? 120/80। कितना होता है? 120/80। सर अगर हमारा ब्लड प्रेशर 120 से ज्यादा हो जाता है तो इसे बोलते हैं हाइपरटेंशन, और अगर 80 से कम होता है तो इसे बोलते हैं हाइपोटेंशन। क्या बोलते हैं? हाइपोटेंशन। चली गई दूरी किससे मापते हैं? ओडोमीटर से। किससे मापते हैं? ओडोमीटर से। और स्पीड किससे मापते हैं? स्पीडोमीटर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, ओजोन परत मुख्यतः कहां पाई जाती है? अगर बात ओजोन की आई है, सर ओजोन किसका घटक है? तो सर ओजोन ऑक्सीजन का घटक है। ओजोन क्या है? सर ओजोन एक अणु है। क्या है? ओजोन एक अणु है जिसका सूत्र क्या होता है? O3। सर ओजोन कहां पाया जाता है? ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल में पाया जाता है। सर ओजोन क्या करता है? जो हमारी अल्ट्रावायलेट रेज होती है उसे क्या करता है? रोकता है, जिससे हमारे स्किन का कैंसर होने से बच जाता है। सर ओजोन परत पर छिद्र सबसे पहले कहां देखा गया? अंटार्कटिका में। कहां देखा गया? अंटार्कटिका में। ओजोन परत की जो है मोटाई किससे मापी जाती है? ये आपको बताना है। ओजोन परत की मोटाई किससे मापी जाती है? तो ये मापी जाती है डाबसन से। किससे मापी जाती है? डाबसन से। अगर हम बात करें ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? ये आपको छापना है। सर ओजोन संरक्षण से संबंधित कौन सा प्रोटोकॉल है? ओजोन संरक्षण से संबंधित प्रोटोकॉल। ओजोन संरक्षण से संबंधित प्रोटोकॉल कौन सा है? प्रोटोकॉल कौन सा है ये आपको बताना है।
तो ये हो जाएगा समताप मंडल। सर जो हमारा क्षोभ मंडल है ये सबसे निचला सतह है। सर मौसमी अधिकांश मौसमी घटनाएं जैसे बारिश का होना, बिजली का कड़कना, ये सब कहां होता है? क्षोभ मंडल में। चलिए, तो ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। क्योंकि सर 16 सितंबर 1985 को मॉन्ट्रियल में क्या हुआ? इसको ओजोन परत के संरक्षण के लिए एक बैठक बुलाई गई। तो ओजोन संरक्षण से संबंधित प्रोटोकॉल कौन सा है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कौन सा है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। चलिए आगे चलेंगे। 16 सितंबर 1985 को, इसीलिए 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यह ऊंचाई कितनी है? 50 किलोमीटर तक फैली हुई है। इस परत में ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन किरण यूवी अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करती है और हानिकारक विकिरण से पृथ्वी की रक्षा करती है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील नहीं है? खारे पानी की झील नहीं है। अगर हम बात करें विश्व की सबसे बड़ी झील, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सर कैस्पियन सागर झील। कौन सी है? कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। सर विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील। कहां पाई जाती है? साइबेरिया, रूस में। तो सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील। सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील। चलिए, तो हमसे पूछ रहा खारे पानी की झील। सर कैस्पियन सागर खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, तो सर ये तो आंसर नहीं होगा। सर ग्रेट साल्ट लेक, ये क्या कह रहा है? ग्रेट, ये खुद ही कह रहा है ग्रेट साल्ट लेक। सर वान झील कहां है? सर वान झील तुर्की में है। कहां स्थित है? वान झील तुर्की में है। सर इसकी लवणता कितनी है? 330%। तुर्की जो वान झील है इसकी लवणता कितनी है? 330%। तुर्की झील। सर तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा। तुर्की की राजधानी अंकारा है। तो सर कह रहा है खारे पानी की झील कौन सी नहीं है? बैकाल झील जो मीठे पानी की झील है। कहां स्थित है? रूस में। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील। चलिए आगे चलेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बैकाल झील दुनिया की सबसे गहरी झीलों में से एक है। यह जनवरी से मई तक आधे वर्ष तक जमी रहती है। यह मंगोलिया सीमा के उत्तर, रूस के साइबेरिया के पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है। यह एक मीठे पानी की जल है। इसकी गहराई 1700 मीटर है। इसे रूस के गैला पगोश के रूप में भी जाना जाता है। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल साइबेरिया में स्थित है। अगर बात करें कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकास है। यह काकसिस पर्वत के पूर्व में और मध्य एशिया के विशाल मैदान के पश्चिम में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ता है? तो दो नहर याद रखना है, पहला पनामा नहर और दूसरा स्वेज नहर। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि सर जो हमारा स्वेज नहर है ये किस किस को जोड़ता है? पहला क्वेश्चन ये है। और स्वेज नहर का सर निर्माण कब किया गया? स्वेज नहर का निर्माण कब किया गया? क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वेज नहर का निर्माण कब किया गया है। चलिए आगे चलेंगे। तो सर जो पनामा नहर है ये प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। किसको? पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन को जोड़ने का काम कौन करता है? पनामा नहर। अगर हम बात करेंगे स्वेज नहर किसको जोड़ता है? सर ये भूमध्य सागर और लाल सागर। किसको जोड़ता है? भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन जोड़ता है? हमारा स्वेज नहर। स्वेज नहर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आपको बताना है कि निर्माण कब किया गया? तो 1869 में। कब किया गया? 1869 में स्वेज नहर का निर्माण पूरा किया गया। आपको बताना है 10 डिग्री चैनल किस किस को अलग करता है? 10 डिग्री चैनल। दूसरा 8 डिग्री चैनल किस किस को अलग करता है? और तीसरा 9 डिग्री चैनल किस किस को अलग करता है? सभी को कमेंट बॉक्स में छापना है। पनामा नहर मानव निर्मित एक जलमार्ग और जलयान नहर है जो पनामा में स्थित है। यह प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, जिससे यह यूरोप से एशिया तक सबसे छोटा समुद्री मार्ग बन जाता है। यह वर्ष 1869 में स्वेज नहर खोली गई। तो कब? 1869 में। आप कैसे याद करेंगे? जब महात्मा गांधी का जन्म हुआ उसी वर्ष स्वेज नहर को ओपन किया गया।
तो 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ और उसी वर्ष क्या खोल दिया गया, ये पनामा, ये सुएज नहर को खोला गया। चलिए, तो 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, अंडमान को निकोबार से। किसको, अंडमान को निकोबार से अलग कौन करता है, 10 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल किसको, मालदीव को मिनिकाय से, मालदीव को मिनिकाय से अलग करता है कौन, 8 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल सर मिनिकाय को लक्षद्वीप से अलग करता है कौन, 9 डिग्री चैनल मिनिकाय को लक्षद्वीप से। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, कवरत्ती। लक्षद्वीप कहां स्थित है, अरब सागर में। क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहा जाता है, विच कंट्री इज कॉल्ड कंट्री ऑफ थर्स्टी लैंड, ये हमें बताना है। सर द लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहा जाता है, भूटान को। प्यासी भूमि किसे कहा जाता है, हमने बताया हुआ है इस वीडियो के नेक्स्ट के पहले लेक्चर में, मतलब इसके जो सेकंड लास्ट वीडियो है उसमें हमने बताया था कि सर प्यासी भूमि किसे कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि सर यहां पर ग्रेट बैरियर रीफ, यानी यहां पर सर क्या पाए जाते हैं, ये जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है ये बर्फ से ढका हुआ है। अगर बर्फ से ढका हुआ है तो यहां पर क्या है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, प्यासी भूमि कहा जाता है, क्योंकि यहां पर पानी की क्या होती है, कमी हो जाती है, क्योंकि सारा भाग किससे ढका हुआ है, बर्फ से। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या स्थित है, ग्रेट बैरियर रीफ। क्या स्थित है, ग्रेट बैरियर रीफ। दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहां स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में, ग्रेट बैरियर रीफ। सर ऑस्ट्रेलिया को क्या कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया को द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस भी कहा जाता है। इसको, ऑस्ट्रेलिया को। तो करेक्ट। सर मिस्र को क्या कहा जाता है, नील नदी का वरदान कहा जाता है। नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है, ये मिस्र को कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। अंटार्कटिका महाद्वीप को व्हाइट कंटिनेंट यानी सफेद महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। अफ्रीका को अंध महाद्वीप, किसके नाम से, अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। किसको, अफ्रीका को। तो अगर आपको बताना है कि सर जो हमारा काहिरा शहर है, कौन सा शहर है, काहिरा शहर किस नदी के किनारे स्थित है, कमेंट बॉक्स में छापना है, नदी के किनारे स्थित है। दूसरा आपको बताना है जो हमारा बुडापेस्ट है, कौन सा है, बुडापेस्ट शहर किस नदी के किनारे स्थित है। सर जो हमारा रोम शहर है, रोम शहर किस नदी के किनारे स्थित है। और जो हमारा पेरिस है ये किस नदी के किनारे स्थित है। ये कुछ इंपॉर्टेंट शहर है जो हमें बताना है। सर जो हमारा न्यूयॉर्क शहर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, न्यूयॉर्क ये किस नदी के किनारे स्थित है। तो सर काहिरा नील नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे, नील नदी के किनारे। बुडापेस्ट डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। रोम टाइबर नदी के किनारे स्थित है। पेरिस, तो हमने क्या कहा था, पेरिस का हम सीन देखने जाते हैं, तो पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे, हडसन नदी के किनारे स्थित है। तो ये विश्व के प्रमुख शहर किस नदी के किनारे स्थित है, ये हमें याद रखना है। अगर आपसे नील बोल दे, खार्तूम कह दे, खार्तूम शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये भी हमारा नील नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, हिमाचल प्रदेश में दर्रे स्थित है। अगर दर्रे की बात आई है तो जितने भी हमने दर्रे पढ़ाए हैं सब छाप दीजिए। सर हिमाचल प्रदेश के दर्रे, रोहित के बड़े किले में हिम गिरा, रोहतांग दर्रा, सिपकिला दर्रा और बड़ा लाचा दर्रा कहां स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। सर उत्तर प्रदेश के दर्रे, हेमा मालिनी उत्तरी दर्रे में, माना दर्रा, नीतू दर्रा और लिपुलेख दर्रा। सर सिक्किम में नाथुला और जेलेपला कहां स्थित है, सिक्किम में। तो नाथुला और जेलेपला ये दोनों कहां स्थित हैं, सिक्किम में। कहां स्थित है, सिक्किम में। सर जोजिला, कारकोरम, पीर पंजाल, बनिहाल दर्रा कहां स्थित है, जम्मू एंड कश्मीर में। कहां स्थित है, जम्मू एंड कश्मीर में। तो सर हिमाचल प्रदेश का दर्रा कौन सा है, सिपकिला दर्रा। कहां स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश के दर्रे, अरुणाचल प्रदेश के दर्रे, अरुणाचल प्रदेश, तो अरुण ने बीज बो दिया तो कौन हो जाएगा, सर बोमडिला दर्रा, बोमडिला दर्रा, दीफू दर्रा और यांगयाप दर्रा, ये कहां स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। जोजिला दर्रा कहां स्थित है, लद्दाख में। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में।
लापलाचा दर्रा कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में जास्कर रेंज में। और खारदुंगला, ये क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में, खारदुंगला दर्रा कहाँ स्थित है? लद्दाख में। सर लद्दाख में कौन सा स्थित है? हेमिस नेशनल पार्क। कौन सा स्थित है? हेमिस नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? लद्दाख में। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? वेनगंगा और पेनगंगा किसकी सहायक नदी है? याद करिए हमने बताया था इंदिरा का पूरा प्राण पेन में बसा है। इंदिरा का पूरा प्राण पेन में बसा है। सर वेनगंगा, पेनगंगा और वर्धा को सहायक रूप से क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है प्राणहिता। क्या कहा जाता है? प्राणहिता। किसे कहा जाता है? वेनगंगा, पेनगंगा और वर्धा को क्या कहा जाता है? सामूहिक रूप से इसे प्राणहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राणहिता। यह भी क्वेश्चन पूछा गया। तो ये किसकी सहायक नदियां हैं? गोदावरी की। दीपक तुम भी घूम, दूध गंगा, पंचगंगा, भीमा, तुंगभद्रा, मंजीरा, ये सब किसकी सहायक नदियां हैं? कृष्णा की सहायक नदियां हैं। गंगा की सहायक नदियां, मगर यशोदा को कंगन चाहिए। सर झेलम नदी पर कौन सी परियोजना है? तुलबुल परियोजना। कौन सी है? तुलबुल परियोजना। किस नदी पर है? झेलम नदी पर। आपको बताना है सलाल, बगलीहार और दुलहस्ती। सलाल, बगलीहार और दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर है? तो यह है चेनाब नदी पर। किस नदी पर है? चेनाब नदी पर है शलाल, बगलीहार और दुलहस्ती परियोजना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगर हम बात करें गोदावरी की तो ये कहां से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, मंजीरा कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियां, इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। कृष्णा नदी कहां से निकलती है? महाबालेश्वर के पश्चिमी घाट से निकलती है। घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा, भीमा, मूसी इसकी सहायक नदियां हैं। किसकी? कृष्णा की। अगर बात करें कावेरी, यह गोदावरी और कृष्णा नदी के बाद दक्षिण भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। हेमावती, हरगी, अमरावती, शिमसा इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। किसको? कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों।